हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड बैरेक्ट्स। जनरली ये आजकल जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं एंड जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम बैरेक्ट्स कैसे रीड करें। बट अगर आपको लॉ रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए बैरेक्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ स्टूडेंट्स भी लॉ कॉलेज के अंदर बैरेक्ट्स को जनरली अवॉइड करते हैं, उसके बजाय वो लोग रेफरेंस बुक्स और इन डेप्थ कंटेंट पढ़ने के लिए अदर रेफरेंस बुक्स का यूज करते हैं, क्योंकि बैरेक्ट्स के अंदर जनरली जो भी प्रोविजो हैं, सेक्शंस हैं, वो वन लाइनर होते हैं और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिस वजह से लोग बैरेक्ट्स को पढ़ने के लिए अवॉइड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम बैरेक्ट्स को किस तरह से इजी एंड सिंपल ट्रिक के थ्रू पढ़ सकते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बेसिक्स से हम ये जानेंगे कि देखो, जिस तरह से आप ये फोटो में देख सकते हो कि ये बैरेक्ट्स हैं जो यूनिवर्सल एंड लॉ एंड जस्टिस ब्रांड्स की हैं। ऐसे बहुत अलग अलग कंपनीज की बैरेक्ट्स आती हैं जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फिर भले वो आपका एआईबी हो, जुडिशरी हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीड कर सकते हैं। अब हम ये टॉपिक पे आते हैं कि हम बैरेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैरेक्ट। बैरेक्ट जनरली एक एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर है जो विदाउट कमेंट्री है, इंटरप्रिटेशन और केस लॉज है। इट्स इंक्लूड, यानी बैरेक्ट्स है ना, जनरली टेक्स्ट्स होते हैं बैरेक्ट्स के अंदर, और उसमें वो कमेंट्री के साथ भी आती है और विदाउट कमेंट्स भी आता है। उसमें इंटरप्रिटेशंस नहीं होते, केस लॉज नहीं होते, यानी कि जो भी चीज है उसको जस्ट आपको वन लाइनर एक्सप्लेन करा होता है, उसका कोई भी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बैरेक्ट में नहीं होता। बैरेक्ट में जनरली सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं एंड अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट्स हर सेक्शंस के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट जो लॉ एंड लेजिस्लेचर है वो अमेंडमेंट्स करता रहता है। तो जनरली हमने सबसे पहले मीनिंग समझ लिया कि बैरेक्ट क्या होता है। बैरेक्ट एक जनरली एक्ट है जो लेजिस्लेचर पास करता है, जिसके अंदर वन लाइनर एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी चीज का, कोई भी इन डेप्थ सेक्शन का प्रोविजो या एक्सप्लेनेशंस नहीं होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बैरेक्ट्स को पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो जनरली अगर आप कोई भी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेटिंग स्टेट कैसा है। स्टेट बाय स्टेट जो बैरेक्ट को पढ़ने की प्रिपरेशन है वो भी अलग होती है एंड क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वो स्टेट का अलग होता है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं, like the registration of partnership, non-registration of partnership, as per which section of the Partnership Act, then theft defined under which section of the भारतीय न्याय संहिता। वो लोग डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वो ऐसा पूछते हैं कि प्राइवेट डिफेंस की रेंज बताओ, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक प्राइवेट डिफेंस है, लाइक फंडामेंटल राइट कौन से चैप्टर के अंदर है। डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन होता है, या फिर वो रेंज वाइज सेक्शंस भी पूछ सकते हैं। उसके थ्रू वो सेक्शंस का इन डेप्थ भी पूछ सकते हैं, लाइक सेक्शंस का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। देन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, आपको बैरेक्ट का स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे कि बैरेक्ट के अंदर जो भी सेक्शंस होते हैं उसमें प्रोविजो होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। जैसे कि कोई भी सेक्शंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, लाइक थेफ्ट, मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो सब चीज के एक्सप्लेनेशंस के जो एग्जांपल्स हैं उसको हम इलस्ट्रेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है कि जो भी उस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करा है उसको वो सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एंड प्रोविजो जनरली एक्सेप्शंस और कंडीशंस होते हैं। जैसे कि हम देखने जाएं तो सेक्शन 25 है, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इसके लिए, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम बैरेक्ट्स को कैसे पढ़ें। ये सेक्शन 25 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, जिसका बेसिक जनरल रूल ये कहता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि उसकी कोई मान्यता नहीं है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, जनरली हम उसको वॉइड कहते हैं। ओके, बट ये जहां से ये अनलेस स्टार्ट हो गया है, अनलेस का मतलब है कि ये आगे की जो चीज है वो उसका एक्सेप्शन हो गया है। एक्सेप्शंस यानी कि जनरल रूल तो ये कह रहा है कि भैया आपने कोई भी एग्रीमेंट बनाया है और उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट की कोई मान्यता नहीं है, वो लॉफुली वैलिड नहीं है। अब इसका जनरल एग्जांपल ऐसा है कि समझो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। ए ने ऐसा बोला मैं आपको 500 फ्रूट्स बेचूंगा
बराबर है, बट उसके रिटर्न में बी ए को कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये 500 फ्रूट्स जो है वो बी के लिए तो कंसिडरेशन है, बट ए को फ्रूट्स के बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए इसके अंदर जो कंसिडरेशन है उस वो बी के लिए है, बट ए के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा वॉइड होगा। बट इसका जो एक्सेप्शन है वो ऐसा बता रहा है कि अगर राइटिंग या रजिस्टर्ड के अंदर किया हो, या तो प्रॉमिस टू कंपनसेट हो, या प्रॉमिस टू पे डेब्ट बाय लिमिटेशन। इसको मैं इजीली आपको समझाती हूँ, जिसके अंदर पहली चीज ये, पहला एक्सेप्शन ये है कि जनरल रूल तो हमने देख लिया कि कोई भी अगर एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड हो गया, ठीक है। पर अगर एक्सप्रेसली इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है, बराबर है, जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर है, जिसको हम जनरली गिफ्ट डीड्स वगैरह बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है वो गिफ्ट के थ्रू कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर करता है, तो उसके अंदर जो भी पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो सामने वाले पर्सन के लिए वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन हुई वो प्रॉपर्टी। बट जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसको तो इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, बराबर है। बट वो एग्रीमेंट है क्योंकि ये ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हुआ है। दूसरी चीज है हमारा प्रॉमिस टू कंपनसेट, ओके, वॉलेंट्री सर्विस। जैसे कि सपोज ए इंसान है, वो किसी नदी के अंदर डूब रहा है, अब बी वहां से जा रहा है, बी ने ए को देखा और वो उसको निकाल लेता है वहां से, डूबने से बचा लेता है, तो ए खुश होकर उसे ऐसा बोलता है कि आपने जो ऐसा करा इसलिए मैं आपको 5000 रुपीज इनाम देना चाहता हूँ। अब इसके अंदर ए बी को 5000 रुपीज इनाम दे रहा है, बट बी ने तो उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, बराबर है, उसका एक वॉलेंट्री एक्ट था, और वो वॉलेंट्री एक्ट के लिए ए ने उसको प्रॉमिस करा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, तो इसके अंदर भी कंसिडरेशन के बिना भी ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। थर्ड थिंग, बार्ड बाय डेप्ट। जनरली इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी केस के रिगार्डिंग सूट फाइल करने का टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। बट अगर सपोज कि ए को बी के ऊपर सूट फाइल करना था फॉर द रेंट रिकवरी, ओके, अब वो सूट फाइल करने की लिमिटेशन 3 इयर्स है। अब समझो कि तीसरा साल खत्म हो गया, बराबर है। अब तीसरा साल खत्म होने के बाद ए के पास तो बिल्कुल भी राइट्स नहीं है कि वो कोर्ट में अप्रोच करे और कोई भी सूट फाइल करे, बट तो भी अगर बी उसको प्रॉमिस करता है कि भले लिमिटेशन का टाइम खत्म हो गया है, मैं आपको राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको रेंट प्रोवाइड कर दूंगा, तो अब इसके अंदर बार्ड बाय डेप्ट होने के बावजूद भी ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा क्योंकि उसने राइटिंग के अंदर प्रॉमिस करा है, ओके। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल कि किस तरह से हम बैरेक्ट के प्रोविजो को पढ़ेंगे। जैसे कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है, ये हमारा जनरल रूल हो गया। वॉइड होने के बावजूद भी ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड है, वो हमने देखा, जिसमें पहला था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे कि गिफ्ट डीड वगैरह में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी चीज है पास्ट वॉलेंट्री सर्विस अगर हमने किसी के लिए करी है तो। थर्ड थिंग है अगर टाइम बाय डेप्ट हो गया है और हम राइटिंग में एग्री कर रहे हैं उसको पे करने के लिए तो, बराबर है। ये जनरली हो गया कि हम प्रोविजो, explanations and illustrations को कैसे रीड आउट करेंगे। Then another point is note the use of legal language। जैसे बैरेक्ट्स के अंदर different type of legal language होती है, like shall, may, provided that, notwithstanding। shall, may, इसका जनरली मतलब होता है प्रिजम्पशंस, जैसे कि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखोगे या ऐसे बहुत सारी जगह पे देखोगे बैरेक्ट्स में जहाँ पे शैल और मे वर्ड का यूज होता है। शैल का मतलब, जहाँ भी शैल का यूज है उसका मतलब होता है कि वो चीज करनी कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। मे का यूज है, उसका मतलब है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उस चीज को यूज कर सके और चाहे तो ना भी यूज कर सके, ओके। प्रोवाइडेड दैट का मतलब ऐसा होता है कि जो भी हमको प्रोवाइडेड दैट के ऊपर जो भी हमको सेक्शन दिया है वो जनरल रूल है, बट प्रोविजो के बाद की जो भी चीजें हैं वो उसके एक्सेप्शंस हो जाती हैं, उसके कंडीशंस हो जाती हैं। जैसे कि हमने अभी सेक्शन 25 देखा, ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, तो ये तो हमारा जनरल रूल हो गया, बट ये जहां से हमारा अनलेस स्टार्ट हो गया है वो हो गया है हमारा प्रोविजो, ओके। तो ये है हमारा प्रोविजो। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब ऐसा होता है कि ऊपर के सेक्शंस में कुछ भी दिया है वो इस जो नीचे चीजें दी हैं, लाइक नीचे जो भी प्रोवाइडेड है उसके अंदर वो अप्लाई नहीं होगा,
ओवरराइड इफेक्ट होगा उसका। ओके, देन बैरेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि कभी भी अगर आप कोई भी बैरेक्ट को पढ़ते हो तो आप उसको समराइज करो अपने खुद के वर्ड्स में, उसको नोट्स बनाओ एंड थोड़ा थोड़ा रोज रिपीट करो ताकि वो चीज़ें आपको इजीली याद रहे। अब मैं आपको एक सेक्शन रीड आउट करके बताऊंगी कि जैसे कि अगर आप बीएनएस पढ़ते हो या आप आंसर राइटिंग करते हो तो आप किस तरह से उसमें आंसर राइटिंग जुडिशरी में कर सकते हो। जैसे कि ये है थेफ्ट, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द थेफ्ट। अब थेफ्ट के अंदर अगर आपको थेफ्ट का पूरा सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें जनरली क्या है, बैरेक्ट की लैंग्वेज ये है, whoever intend to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consents move that property in order to such taking is said to be committed theft. ओके, ये है हमारा बैरेक्ट का लैंग्वेज। बट अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो कोई भी ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए उसके एसेंशियल एलिमेंट को शो करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है इंटेंटिंग, मतलब कि इंटेंशन। थेफ्ट होने के लिए जो पर्सन थेफ्ट कर रहा है उसका इंटेंशन होना चाहिए। अनदर इज डिसऑनेस्टली, यानी कि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे थेफ्ट कभी कमिट नहीं हो सकता। देन द विथआउट कंसेंट, यानी आप उसकी पूछे बिना उस चीज को लेके जा रहे हो। मूव, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जरूरी है। जैसे कि कोई पर्सन है ए, वो बी पर्सन की वॉच बराबर है इंटेंशनली, यानी कि जानबूझ के उठा लेता है, डिसऑनेस्टली यानी कि बुरे इरादे से क्या कर रहा है। अब वो वॉच मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका इंटेंशन भी है और डिसऑनेस्टली भी है। क्या कर रहा है, ए पर्सन की कंसेंट नहीं ले रहा क्योंकि विथआउट कंसेंट है। अगर वो विथआउट कंसेंट उस वॉच को लेके चला जाता है तो हम कहेंगे कि उसने थेफ्ट कमिट करा। बट समझो ऐसी सिमिलर वॉच ए के पास है और ए का इंटेंशन ही नहीं है, उसे ऐसा लगा कि ये उसकी वॉच है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी उसकी कंसेंट के बिना भी है, बट वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इंटेंशनली जो एलिमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा, डिसऑनेस्टली एलिमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा। इस वजह से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ए ने थेफ्ट कमिट करा। कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए हमको उसके एसेंशियल को फुलफिल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी बैरेक्ट को रीड करने के लिए एंड आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम हमारे जुडिशरी के लिए किस तरह से बैरेक्ट को रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।